राजा अपने सिंहासन पर शान से बैठे थे और धीरे धीरे बोलते हुए कहा कि कठिन युद्धों में विजय के पुरस्कार के रूप में वे उसे पति चुनने का अधिकार दे रहे हैं। उनके शब्द आशा को एक तमाचे की तरह लगे। आशा को हर बात की उम्मीद थी, सिवाय इसके। राजा ने आगे कहा कि उनके आदेश से वह जिस भी पुरुष को चुनेगी, उसे तुरंत उसका पति बनना होगा। उनके पीछे खड़ी भीड़ सांपों के जाल की तरह फुसफुसाने लगी। ये बात उन्हें बेहद अपमानजनक लगी। कुलीन महिलाओं ने दबी आवाज में कहा कि आशा एक बर्बर है और उसे दिए जा रहे सम्मान के योग्य नहीं है। आशा चुप रही, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया दे। एक महिला ने डरते हुए पूछा कि क्या इस भयानक भाग्य का असर उसके सुंदर बेटे पर भी पड़ेगा। राजा अहंकारी लग रहा था, भीड़ की प्रतिक्रिया और आशा की उलझन का आनंद ले रहा था। उसके आसपास के लोग उसे ईर्ष्या और दुर्भावना से देख रहे थे। आशा को सचमुच भय और समझ से परे की स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि जीवन भर चले खूनी युद्ध की कीमत जीवन साथी चुनने का अनावश्यक अधिकार था। इन सभी घटनाओं से पहले, जब आशा अपने साथियों के साथ राजधानी पहुंची ही थी, तब उसे याद आया कि उसके पिता अमीर परवेज ने 30 साल पहले एक नाजुक घड़ी में युवराज की जान बचाई थी। शर्म और ईर्ष्या से जलते हुए युवराज ने अमीर को लूर कबीले को नष्ट करने के लिए उत्तर की ओर भेजने का आदेश दिया। अमीर आज्ञाकारी होकर घुटनों के बल बैठ गया और युवराज के आदेश का पालन करने ही वाला था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां उनका कितना बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि वहां पहले ही कई लोग भेजे जा चुके थे और परवेज से कोई भी जिंदा नहीं लौटा था। लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह उन्होंने पीछे हटने के बजाय परवेज के लिए लड़ने का फैसला किया। समर्थन न मिलने के बावजूद उन्होंने निडरता और साहस से लड़ाई जारी रखी और युद्ध में शहीद हो गए। जब आमिर की मृत्यु हुई, तो उनके पुत्र ने अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध में प्रवेश किया। पहला पुत्र भी शहीद हो गया और फिर दूसरा पुत्र युद्ध में शामिल हुआ। जब वे सभी परवेज की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, तब आशा युद्ध में शामिल हुई। आशा ने अपने परिवार के समान आदर्शों के लिए लड़ाई लड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। और इस तरह अनगिनत लड़ाइयों और कई रातों की नींद हराम करने के बाद अंततः अंतिम शत्रु का सिर धड़ से अलग हो गया। इससे आशा पूरी तरह थक गई थी। हालांकि इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन आखिरकार वो सुनहरा दिन आ ही गया था। युद्ध समाप्त हो चुका था। आशा युद्ध के मैदान में थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अभी भी जीवित है। अचानक उसके साथी ने उसका नाम पुकारा। सभी योद्धा आशा के चारों ओर जमा हो गए और अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। आशा भी उनके साथ खुश थी, लेकिन वह समझ गई थी कि उन्हें ज्यादा देर तक खुश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वे भूख से मर सकते हैं। युद्ध के बाद, जश्न मनाने के बाद, वे एक शांत स्थान पर एकत्रित हुए और सम्राट द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार को याद किया। बचे हुए योद्धाओं ने आशा से पूछा कि क्या उन्हें सचमुच ये पुरस्कार मिलेगा। एक योद्धा ने कहा कि सम्राट को उनके किले की कोई परवाह नहीं है और संभवतः वे पुरस्कार के सपने में भी नहीं सोच सकते। आशा ने यात्रा आदेश का अध्ययन किया और उसमें एक पंक्ति पाई जिसमें सम्राट ने योद्धाओं को लूर जनजाति को परवेज से खदेड़ने पर पुरस्कार देने का वादा किया था, जिसका अर्थ था कि सम्राट उन्हें पुरस्कार देने के लिए बाध्य थे। उसकी सहेली ने एक बार फिर संदेह व्यक्त किया कि क्या सम्राट सचमुच अपना वचन निभाएगा। आखिरकार वह सम्राट था और अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र था। लेकिन आशा ने लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए अपनी किस्मत आजमाने का निश्चय कर लिया था, इसलिए वह और उसके कुछ साथी राजधानी की ओर चल पड़े। आशा इस बात के लिए तैयार थी कि उस शासक से इनाम पाना आसान नहीं होगा जिसने उसके पिता को मृत्यु के घाट उतारा था। सम्राट एवरेस्ट कैंड्रिक ने अमीर की मृत्यु पर आशा के प्रति खेद व्यक्त किया, लेकिन उनकी आवाज में बनावटीपन था। वास्तव में उन्हें जरा भी अफसोस नहीं था। सम्राट ने कहा कि आशा के सभी भाई मर चुके हैं, इसलिए एक महिला होने के नाते आशा को परवेज की मार्गेव की उपाधि विरासत में मिली है। आशा ने इस बात की पुष्टि की। सम्राट ने मजाक में कहा कि यह बात न जानते हुए उन्होंने यह मान लिया था कि स्वागत समारोह में कोई मार्ग्रवे नहीं बल्कि किसी बर्बर जनजाति की राजकुमारी आई है। आशा को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह चुप रही।
उसने सोचा कि अगर निवासियों को पैसा मिल जाए और वे भूख से न मरें, तो वह बहुत कुछ सहने को तैयार है। यदि उसे सम्राट की उपेक्षा और उपहास सहना ही था, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह सहन न कर सके। जब सम्राट ने अचानक उससे उसकी उम्र पूछी, तो उसने उत्तर दिया कि वह 22 वर्ष की है। विवाह संबंधी सम्राट के प्रश्न बहुत अटपटे लग रहे थे, लेकिन आशा ने उनका भी उत्तर दिया। सम्राट ने कहा कि उनके पास एक शानदार विचार है, लेकिन उनके चेहरे के भाव अच्छे संकेत नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जीत के इनाम के तौर पर वह आशा को अपना पति चुनने का अधिकार दे रहे हैं। आशा चौंक गई और उसने उनसे फिर से पूछा कि उन्होंने अभी क्या कहा था। वह यहाँ जीवनसाथी चुनने के किसी अधिकार के लिए नहीं आई थी, उसे आर्थिक पुरस्कार चाहिए था। एक नौकर ने उसके हाथों में कुलीनों की एक सूची थमा दी और सम्राट ने उससे कहा कि वह किसी को भी चुन ले और सूची में सबसे ऊपर वालों को ध्यान से देखे, क्योंकि सबसे धनी कुलीन वहीं स्थित थे। आशा ने उलझन में सूची खोली और सम्राट ने आगे कहा कि जिसे भी वह चुनेगी, उसे उसका पति बनना ही होगा। आशा ने तर्क देने की कोशिश की और बताया कि अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति को चुनती है जो उससे शादी नहीं करना चाहता, तो सभी मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन सम्राट ने उसे कुछ ऐसा जवाब दिया जिससे वह हैरान रह गई, क्योंकि पता चला कि उस कुलीन व्यक्ति के इनकार के बदले उसका परिवार शाही खजाने में और आशा को भी मुआवजा देगा। आशा को घृणा हुई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इस तरह सम्राट ने उसे वह आर्थिक पुरस्कार नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। आशा समझ गई थी कि कोई भी माता पिता स्वेच्छा से अपने बेटे का विवाह किसी जंगली जैसी दिखने वाली स्त्री से नहीं करेंगे। लेकिन उसने सम्राट से सुना था कि उनकी इच्छा के अनुसार परिवार को पूर्वा को मुआवजा देना होगा, और आशा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि पूर्वा के लोगों को पैसों की जरूरत थी। हिम्मत जुटाकर उसने कहा कि वह कार्लिस्ले हेवन के ड्यूक को चुनती है। ड्यूक, जो इस पूरी घटना को चुपचाप देख रहा था, आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। कार्लिस्ले हेवन 4 दिन पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण एवरेस्टो को पद से हटा दिया गया था और अब उसे शाही परिवार का सदस्य नहीं माना जाता था, लेकिन सभी समझते थे कि यह एक अस्थायी घटना है। आशा ने सम्राट के हालिया शब्दों का अनुसरण करते हुए दोहराया कि सूची में सबसे ऊपर मौजूद कुलीन व्यक्ति सबसे प्रभावशाली था, और इसीलिए वह ड्यूक को चुन रही थी। ड्यूक चुप रहा, और सम्राट चिढ़ गया, क्योंकि उसे आशा के ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। भीड़ में फुसफुसाहट हुई कि आशा पूर्व युवराज, जिसे रक्त योद्धा के नाम से भी जाना जाता था, पर अपना दावा करके पागलपन कर रही है, लेकिन वह शांत रही। आशा ने सम्राट को याद दिलाया कि यदि उसे मना कर दिया गया, तो शाही परिवार को हर्जाना देना पड़ेगा। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई कि यदि सम्राट ऐसा करते हैं, तो आशा को वह इनाम मिल जाएगा जिसका उसने पहले वादा किया था। लोग फुसफुसा रहे थे कि सम्राट ने आशा को शीर्ष पर मौजूद कुलीनों से संपर्क करने की सलाह देकर खुद को मुश्किल में डाल दिया है। सम्राट चिढ़ गया और साथ ही असमंजस में भी पड़ गया, क्योंकि वह सचमुच किसी लड़की के जाल में फंस गया था। और ड्यूक अचानक हंस पड़ा। वह बेकाबू होकर हंस रहा था और जो कुछ हो रहा था उससे उसे बहुत मजा आ रहा था। सम्राट ने चिल्लाकर कहा कि वह आशा को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का एक और मौका दे रहे हैं। लेकिन आशा अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा कि वह कार्लिस्ले हेवन के ड्यूक को ही अपना पति मानती है। जब आशा ने पति के बदले धन दौलत लेने की इच्छा जाहिर करना शुरू किया, तो कार्लिस्ले ने अचानक उसे रोक दिया। कार्लिस्ले ने सम्राट का मजाक न उड़ाने की गुजारिश की और कहा कि सम्राट का वचन वापस नहीं लिया जा सकता। ड्यूक ने समझाया कि सीमावर्ती सरदार से शादी करना हास्यास्पद तो था, लेकिन वह अपने पिता के वादे को मजाक नहीं बनने दे सकता था। आशा दंग रह गई। उसे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि शाही परिवार उसे पैसे देने के लिए आसानी से राजी हो जाएगा। वे कुछ पल चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। कार्लिस्ले ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उन्होंने आशा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। आशा को समझ नहीं आया कि वह क्या प्रतिक्रिया दे, क्योंकि यह उसकी योजना से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। आशा घबरा गई, क्योंकि उसे सिर्फ पैसों की जरूरत थी, पति की नहीं। कार्लिस्ले मुस्कुराया, उसकी ओर देखते हुए। उसने अपनी पत्नी होने के नाते उससे भविष्य में उसकी देखभाल करने का अनुरोध किया।
और यही बात उसके लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुई, क्योंकि सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हो रहा था। बाद में कार्लिसले ने महल के स्वागत कक्ष में चाय पी। नौकरों के कहने पर आशा कार्लिसले के पास चली गई। आशा के आने से ड्यूक अपने विचारों से बाहर आ गया और उसने आशा की ओर देखा। कार्लिसले ने उसे अपनी पत्नी कहकर संबोधित किया और उसे बहादुर मार्ग्रेव परवेज बताया। उसके बाद उसने फिर से चाय के मग की ओर देखा। उसके चेहरे से आशा केवल इतना समझ पाई कि यह आदमी क्या सोच रहा है और उसने इन सब बातों पर क्यों सहमति जताई, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं था। आशा ने औपचारिक रूप से अपना परिचय देते हुए कहा, शिन आशा परवेज। उसने युवराज कहकर उसका अभिवादन किया और बातचीत के बाद ही उसे एहसास हुआ कि यह गलत संबोधन था और उसे बस उसे ड्यूक हेवन कहकर पुकारना चाहिए, क्योंकि उससे युवराज की उपाधि छीन ली गई थी। कार्लिसले मुस्कुराया। उसने आशा से पूछा कि क्या उसे पता है कि उससे युवराज की उपाधि क्यों छीन ली गई थी। इस सवाल ने आशा को फिर से उलझन में डाल दिया। उसे याद आया कि वह अपने साथियों के साथ राजधानी पहुंची थी, फव्वारे के किनारे बैठी थी और इस बात पर चर्चा कर रही थी कि ड्यूक से उसका पद क्यों छीन लिया गया था। आशा को दूसरों के जीवन के बारे में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके हाथों में अखबार था। ठीक उसी में ये कहा गया था कि युवराज को उसके बेईमानी भरे कृत्य के कारण उसकी उपाधि से वंचित कर दिया गया था। वह अपने पिता की रखेल पर मोहित था। कार्लिसले ने आशा को उसके विचारों से बाहर निकालते हुए कहा कि चाहे वह जानती हो या न जानती हो, उसे अब इसे स्वीकार करना ही होगा। आशा चुप रही और बस उसे देखती रही, क्योंकि इससे पहले तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अखबार के लेख में वर्णित वह व्यक्ति उसका पति बन जाएगा। कार्लिसले ने पूछा कि वह कब तक चुपचाप उसे देखती रहेगी। उसने सोचा कि चूंकि ऐसा हो रहा है, तो उसकी शक्ल सूरत ने आशा को बहुत प्रभावित किया होगा। इससे आशा अपने विचारों से बाहर आ गई और उसने बताया कि बात शक्ल सूरत की नहीं थी, बल्कि वह उसके शारीरिक गठन से ईर्ष्या कर रही थी। ये सुनकर कार्लिसले पहले से ही उलझन में पड़ गया। उसे यकीन था कि उसका रूप रंग बहुत आकर्षक है, और अगर आशा को इसमें दिलचस्पी न हो तो यह अजीब बात होगी। आशा ने शांत भाव से उसे ऐसे शरीर के फायदे और नुकसान समझाए। कार्लिसल अभी भी उलझन में था, लेकिन वह उसकी बात समझने लगा और स्पष्ट किया कि जब उसने नुकसान कहा तो उसका मतलब युद्ध क्षेत्र से था। आशा ने सिर हिलाते हुए कहा कि वह भी ऐसा ही काया पाना चाहती है, लेकिन एक महिला होने के कारण यह असंभव है। कार्लिसले उसकी बातों से हैरान रह गया और उसे पूरी बातचीत बेहद जटिल लगी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा समय न देने का फैसला किया। गहरी सांस लेते हुए और इन विचारों को त्यागते हुए उसने सौदे की शर्तों पर आगे बढ़ने का सुझाव दिया। आशा ने आश्चर्य से उससे फिर पूछा, क्योंकि इसे सौदा कहना उसके लिए अप्रत्याशित था। कार्लिसले ने घमंड से कहा कि उसने उसके प्रस्ताव को प्रेम के कारण स्वीकार नहीं किया था। आशा को लगा कि शायद यही बात है और उसका कोई गुप्त उद्देश्य है। उसने पूछा कि वह क्या है। कार्लिसले ने समझाना शुरू किया कि सत्ता से बेदखल किए जाने के दौरान उसके पिता ने उसके सामने एक शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि यदि कार्लिसले 3 वर्षों तक साम्राज्य की सेवा करके अपने अहंकार का पश्चाताप करता है, तो उसे युवराज का पद वापस मिल जाएगा। कार्लिसले ने अपने पत्ते खोल दिए, और यही कारण था कि वह युद्ध से थके हुए परवेज की मदद करना चाहता था। आशा उसके विचारों को समझने लगी और उसने 3 साल की अवधि और उसके बाद क्या होगा, इसके बारे में पूछा। कार्लिसले ने अपने कप में देखा और कहा कि उस समय के बाद उनका तलाक हो जाएगा। आशा ये सुनकर खुश हुई, क्योंकि उसे वैसे भी पति की जरूरत नहीं थी। कार्लिसले ने स्पष्ट कर दिया कि उनके समझौते के अनुसार आशा को अगले 3 वर्षों तक उससे पत्नी जैसा व्यवहार करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि अगर वह इन शर्तों को मान लेती है, तो वह परवेज के लिए सोना नहीं छोड़ेगा और हर संभव तरीके से उसकी मदद करेगा। परवेज को पैसों की जरूरत थी, इसलिए सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन इस सौदे में कुछ ऐसा था जो आशा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने ड्यूक से पूछा कि वह उसकी ज़मीनों में क्या करने का इरादा रखता है और कहा कि अगर इससे परवेज को नुकसान होगा तो वह अपनी सहमति नहीं दे सकती। कार्लिसले ने आशा से पूछा कि क्या वह सचमुच मना करने और ग्रामीणों के साथ भूख से मरने के लिए तैयार है।
लेकिन आशा के जवाब का इंतजार किए बिना ही उसने तुरंत कहा कि परवेज को नुकसान पहुंचाना उसके हित में नहीं है। आशा उसकी बात से सहमत हो गई, क्योंकि उसकी बातों में सच्चाई थी। ये वास्तव में उसके हित में नहीं था, अन्यथा उसे अपना खिताब वापस नहीं मिलता। हालांकि व्यवहारिक और सतर्क रहते हुए आशा ने एक अनुबंध तैयार करने का अनुरोध किया। कार्लिसले ने उससे फिर से अनुबंध के बारे में पूछा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा अनुरोध करेगी। आशा ने कहा कि चूंकि उन्होंने वादा किया था कि वह मदद में कोई कमी नहीं करेंगे, इसलिए वह एक ऐसा अनुबंध चाहती है जिसमें ये स्पष्ट रूप से दर्ज हो, ताकि वादा कभी न टूटे। कार्लिसले ने कहा कि उन्हें आशा की यह बात पसंद आई कि वह खोखले वादों पर विश्वास नहीं करती। उसने व्यंग्यपूर्वक कहा कि वे एक बेहतरीन जोड़ी बनेंगे। आशा ने उससे पूछा कि क्या उसका मतलब 3 साल बाद से है। कार्लिसले मुस्कुराया। उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि वे एक दूसरे को भली भांति समझते हैं। उन्होंने एक अनुबंध तैयार किया। कार्लिसले के खास आदमी लियोनेल बेली ने अनुबंध की जांच की और दिलचस्पी से देखा कि यह बहुत विस्तृत था। कार्लिसले ने कहा कि आशा समझदार थी और नुकसान नहीं उठाना चाहती थी, इसीलिए उसने अनुबंध के मुद्दे को इतनी बारीकी से सुलझाया। लियोनेल ने गहरी सांस ली और पूछा कि क्या ये सच है कि कार्लिसले इस बर्बर महिला से शादी कर रहा है। उसने शिकायत की कि कार्लिसले के पास उससे कहीं अधिक योग्य उम्मीदवार मौजूद थे। लेकिन ड्यूक ने खुद कहा कि यह 3 साल के लिए है और इससे उन्हें एक अनूठा अवसर मिला है। लियोनेल ने उन्हें खाली निगाहों से देखा और पूछा कि वे किस संभावना की बात कर रहे हैं। कार्लिसले ने कहा कि यह उनके लिए उन नीच लोगों से छुटकारा पाने का मौका है जिन्होंने उनकी जगह हथियाने की हिम्मत की है। इससे 15 साल की उम्र में युद्ध के मैदान में भेजे जाने की पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी मां की मृत्यु के बाद उनकी सौतेली मां उन्हें मारना चाहती थी। लेकिन कार्लाइल ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और बच गए। किसी को ठीक से पता नहीं था कि यह कैसे हुआ। शायद यह ईश्वर की इच्छा थी। उनकी अनेक विजयों के बाद कवि ने उनके बारे में गीत गाए और उन्हें युद्ध का देवता कहने लगे। राजधानी में सभी ने उनका विजयोत्सव मनाया। केवल सौतेली माँ इस खबर से प्रसन्न नहीं थी क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वह जीवित राजधानी नहीं लौटेंगे। उन्होंने कार्लिसले को रास्ते से हटाने और अपने बेटे मैथियास को युवराज बनाने के लिए कोई और योजना सोचने की कोशिश की।